गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का ग्रेविटी पॉइंट ऑफिशियल चैनल में स्वागत है। मैं सुरेश दरदुबे आज आप लोगों के साथ पीसीएस, आरओ या आरओ, यूपीएसआई 2024 को ध्यान में रख करके जो सीरीज तैयार की गई है, इस सीरीज के अंतर्गत भारत की जनसंख्या की अंतिम प्रस्तुति को देखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं प्रमोट करें, जिससे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक समय समय पर उपलब्ध हो सके। प्रत्येक वीडियो का पीडीएफ मटेरियल भी टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, आप उसे वहां से डाउनलोड करें, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कई प्रकार की सीरीज चलाई जा रही है, तो आप उन सभी सीरीज का भरपूर लाभ उठाएं और अपने एग्जाम को बेहतर करने का पूरा प्रयास करें। हमें आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में संलग्न होंगे। तो आइए समझते हैं। यहाँ पर सबसे पहले कुछ यहाँ पर इसका ऐतिहासिक बैकग्राउंड है, जिसको समझना आवश्यक है कि रोमन साम्राज्य में इसके प्रमाण अर्थात जो जनसंख्या का सबसे पहला आकलन किया गया था, कब किया गया था? तो कैडेस्ट्रल सर्वे के द्वारा इसका किया गया था। कब? रोमन साम्राज्य के अंतर्गत सबसे पहला प्रमाण यहाँ से मिलता है। उसके पश्चात जो प्रमाण मिलता है, ये मिलता है 1500 ईसा पूर्व, मूसा द्वारा इजराइल के निवासियों की जनगणना का उल्लेख मिलता है। उसके पश्चात जो साक्ष्य मिलता है वह कौटिल्य की जो कृति है अर्थशास्त्र, अर्थात 321 से लेकर के 296 ईसा पूर्व की है ये घटना, और यहाँ पर भी जनगणना के आंकड़ों का मेंशन किया गया है। अगर उसके पश्चात हम बात करें तो अबुल फजल द्वारा भी इसकी चर्चा की गई है आईने अकबरी में। उसके पश्चात अगर देखें तो आधुनिक पद्धति एवं व्यवस्थित ढंग से सर्वप्रथम जो जनगणना कराई गई थी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, वह 1749 में कराई गई थी। कहाँ पर? स्वीडन में। तो सबसे पहले जो वर्तमान जनगणना हमारे सामने है, यह कहाँ कराई गई थी? तो स्वीडन में। लेकिन इसका तात्पर्य ये नहीं है कि बाकी तथ्य यहाँ पर बेकार हैं। हर तथ्य से प्रश्न के पूछे जाने की संभावना पूरी बनी हुई है। इसी प्रकार अगर बात करें कि जो दशकीय जनगणना का कार्यक्रम है, ये कब से शुरू किया गया है? 1890 से शुरू किया गया है। और सर्वप्रथम कहाँ किया गया था? तो अमेरिका में। अगर हम बात करें कि ब्रिटिश भारत में पहली बार जनगणना कब कराई गई थी, तो 1872 में कराई गई थी। उस समय जो यहाँ के गवर्नर थे वो कौन थे? लॉर्ड मेयो थे। लेकिन अगर हम बात करें कि जो भारत की परंपरागत जब से यह जनगणना हमारी चल रही है, ये है 1881 में। उस समय कौन थे? लॉर्ड रिपन थे। तब से लेकर के प्रत्येक 10 वर्षों पर हमारे राष्ट्र में जनगणना का आकलन किया जाता है। तो यहाँ पर अगर बात करें कि जो जनगणना इस बार की हुई है, अर्थात जो 2011 की जनगणना है, यह स्वतंत्र भारत की कौन सी गणना होगी? तो 7वीं होगी। लेकिन जब से प्रारंभ हुई है, अर्थात 1881 से, कौन सी गणना है? तो यह 15वीं जनगणना है। तो यह भी प्रश्न पूछा जाता है। साथ में अगर देखें, जनगणना का जो अधिनियम है यह 1948 के अंतर्गत है, जिसके तहत जनगणना कराई जाती है। अगर हम बात करें कि भारत की जनसंख्या में सर्वाधिक वृद्धि किस कालखंड में हुई है, किस दशक में हुई है, तो सर्वाधिक वृद्धि हुई थी 1961 से लेकर के 1971 के दशक में। कितनी वृद्धि हुई है? 24.8% की वृद्धि हुई है। इसी प्रकार अगर देखें कि भारतीय जनसंख्या अपने संक्रमण की तृतीय अवस्था में कब प्रवेश की है, तो 1951 से 81 का जो दशक था, यह जनसंख्या संक्रमण का तृतीय अवस्था है और यही जनसंख्या विस्फोट की अवस्था का भी द्योतक है। अर्थात यहाँ पर अत्यधिक तेज दर से वृद्धि हुई है जनसंख्या। अगर हम बात करें कि जो 15वीं जनगणना हमारी है, जो 2011 की है, इसका जो नारा है ये क्या है? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ये भी प्रश्न बहुत ज़्यादा प्रासंगिक है कि 15वीं जनगणना का नारा क्या है? तो हमारी जनगणना हमारा भविष्य। और यह जो 1951 से 81 का दशक है, यह जनसंख्या विस्फोट का दशक कहलाता है और यह तृतीय अवस्था है। सर्वाधिक वृद्धि कब हुई है? तो 61 से लेकर के 71 के दौरान हुई है। साथ में अगर देखें तो साक्षरता दर मापन का जो आयु है, यह 0 वर्ष और उससे अधिक एज के ग्रुप के लोगों का इसमें कैलकुलेशन होता है। अर्थात इससे कम आयु वर्ग के लोगों का कैलकुलेशन यहाँ पर नहीं किया जाता है। अगर हम आगे देखें तो यहाँ पर जो 15वीं जनगणना है, यह 2011 की जो है, यहाँ पर अगर देखें जो दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर है, कौन सी? दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर ये कितना है? 17.7%। अर्थात 2001 की तुलना में 2011 में जनसंख्या में जो वृद्धि हुई है 17.7% की है। साथ में अगर हम ग्रामीण एवं नगरीय दशकीय जो वृद्धि दर की बात करें, तो ग्रामीण जनसंख्या में कितनी की वृद्धि हुई है? 12.3% की। और शहरी जनसंख्या में कितनी की वृद्धि हुई है? 31.8% की वृद्धि हुई है। इसी प्रकार अगर देखें 15वीं जनगणना के दशक में जो केंद्र शासित
राज्य हैं और संघ राज्य हैं, मतलब जो नॉर्मल राज्य हैं और केंद्र शासित राज्य हैं, इसके अंतर्गत अगर हम देखें, सर्वाधिक जो जनसंख्या की वृद्धि दर देखी गई हो कहाँ पर देखी गई है? दादरा और नागर हवेली में। कितना है? 55.88% है। सर्वाधिक वृद्धि यहाँ पर दर्ज की गई है दशकीय, और सबसे कम दर्ज की गई है तो नागालैंड में। नागालैंड की जो दशकीय वृद्धि है सबसे कम है, जबकि 1991 से जो 2001 का दौरान था, उस दौरान सबसे जो जनसंख्या वृद्धि दर देखी गई तो कहाँ थी? नागालैंड में। तो नागालैंड समझिए इससे पूर्व के दशक में नंबर 1 पर था, लेकिन यहाँ पर नंबर लास्ट पर है। साथ में अगर हम बात करें, यही पर देखिए लिखा है ना कि 2001 की जनगणना में नागालैंड में दशकीय जो जनसंख्या वृद्धि थी यह सर्वाधिक थी, 64.53, और अब सोचिए यह माइनस में चली गई है। फिर अगर आगे हम देखें तो 1921 के पश्चात देश की जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि प्रारंभ हुई है, क्योंकि इसके पहले जो जनसंख्या दर में वृद्धि थी वह कहीं न कहीं उतनी तीव्र गति से नहीं होती थी जितना होना चाहिए। इसलिए 1921 को क्या कहा जाता है? महान विभाजक वर्ष कहा जाता है, अर्थात ग्रेट डिवाइडिंग ईयर का नाम इसे दिया जाता है। वैसे इन सब की बहुत व्यापक चर्चा हम लोग करते हैं जब ह्यूमन ज्योग्राफी डिस्कस करते हैं तो उसके अंतर्गत, लेकिन फिर भी यहाँ पर संक्षेप में हम लोग केवल चर्चा करेंगे कि जिससे आपका एग्जाम बेहतर तरीके से संपन्न हो जाए। यहाँ पर अगर हम डिस्कस करें कि भारत में जनसंख्या वृद्धि को 4 भागों में विभाजित किया जाता है। एक जो भाग है वैसे नोटिस 3 का, यह जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत के अंतर्गत बात की जाती है। पहला जो है ये है स्थिर जनसंख्या की अवधि, और यह कालखंड था 1901 से लेकर के 1921। अर्थात यहाँ पर क्या होता है कि जन्म दर और मृत्यु दर उच्च स्तर पर होती है, इसलिए जनसंख्या वृद्धि यहाँ पर हो नहीं पाती। तो यहाँ पर जनसंख्या जो है यह बहुत धीमी गति से वृद्धि करती है, क्योंकि जितनी दर से जन्म होता है उतनी ही दर से मृत्यु होती है, तो इसलिए जनसंख्या में वृद्धि हो नहीं पाती है। और धीमी गति से जब वृद्धि की हम बात करते हैं, जो कालखंड था 1921 से लेकर के 1951 का, यहाँ पर क्या होता है, जन्म दर तो हमारा पूर्ववत ही बना रहता है, लेकिन मृत्यु दर में कुछ कमी आ जाती है, क्योंकि स्वास्थ्य संबंधी व्यवस्थाएं व्यवस्थित हो जाती हैं। तो इसलिए यहाँ पर अब जो जनसंख्या की वृद्धि है वह तीव्र हो जाती है। इसलिए जो 1921 का वर्ष था ये क्या था? हमारा ग्रेट डिवाइडिंग ईयर था, क्योंकि 1921 से पूर्व की जो जनसंख्या वृद्धि थी यह बहुत मंद गति की थी, लेकिन 21 के पश्चात की जो जनसंख्या वृद्धि है यह थोड़ा तीव्र गति से बढ़ी है। फिर अगर हम बात करें इसके तीसरी अवस्था की, जो हम अभी डिस्कस कर चुके हैं, 51 से लेकर के 81 तक का कालखंड है, और यहाँ पर जनसंख्या में जो वृद्धि है यह बहुत तीव्र गति से बढ़ती है, क्योंकि जनसंख्या पूर्ववत दर से जन्म दर में वृद्धि होती है, लेकिन मृत्यु दर में जो गिरावट है काफ़ी तीव्र हो जाती है, और इसीलिए इस कालखंड को हम कहते हैं जनसंख्या विस्फोट का कालखंड। और वर्तमान जिस कालखंड में हम चल रहे हैं, एक कालखंड हमारा है जनसंख्या वृद्धि दर में गिरावट। इस चौथी अवस्था कहलाती है, जो है 1971 से लेकर के 81 के दशक में प्रारंभ हुई, और यह 2011 के दशक में घट करके कितनी हो गई है? 17.7% हो। ये दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर है। अगर हम बात करें कि ईयरली दशकीय वृद्धि दर की, ईयरली जो वृद्धि दर कितना है तो 1.64। कुछ लोग समझ सकते हैं कि अगर सर एक साल में जनसंख्या में वृद्धि 1.64% है, तो 10 सालों में यह 17.7% कैसे हो गई, जबकि 16.4% होना चाहिए, क्योंकि 10 का गुणा कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता। जनसंख्या में जो वृद्धि होती है वह चक्रवृद्धीय दर से होती है, और साधारण दर से अगर आप देखते तो 16.4 होता है, लेकिन जनसंख्या में वृद्धि किस दर से होती है? तो वहाँ पर हम कह सकते हैं जो आपका चक्रवृद्धि है उस दर से वृद्धि होती है, इसलिए यह 17.7 होता है दशकीय, जबकि ईयरली कितना है? 1.64। और एक नज़र अगर हम पूरे अपने आंकड़े पर देखें, यहाँ पर जो टोटल पॉपुलेशन है 100%, अर्थात 1 करोड़ 121 करोड़ है यहाँ पर। फिर अगर बात करें कि यहाँ का पुरुष वर्ग कितना है, तो पुरुष वर्ग 51.47% है। महिला वर्ग कितनी है? 48.53% है। और अगर हम बात करें जो बाल माने शिशु हैं, इनका जो 0 से 6 वर्ष की आयु के लोग हैं, इनका कितना परसेंटेज है हमारे देश में? तो 13.6% है। नगरीय जो जनसंख्या हमारे राष्ट्र की कितनी है? 31.1% है। ये नगरीय जनसंख्या है, जबकि नगरीय जनसंख्या में दशकीय जो वृद्धि आपने देखा है वह 31.8% की वृद्धि देखा है, इतना दर से वृद्धि हुई है। और दशक में जो वृद्धि दर आप देख रहे हैं हमारी जनसंख्या का, दशकीय वृद्धि दर कितना है? 17.7% है, जबकि वार्षिक वृद्धि दर कितना है? 1.64 है।
इसी प्रकार अगर लिंगानुपात की बात करें तो 943 है, कितने में, 1000 में, अर्थात 1000 पुरुष पर कितनी महिलाएं हैं, 943 है, जो पिछले दशक की तुलना में 10 बढ़ी है, अर्थात पिछले दशक में कितना था, 933 था, तो वर्तमान में कितना हो गया, 943। इसी प्रकार साक्षरता दर की अगर बात करें तो वर्तमान की साक्षरता दर कितनी है, 73%, और जो प्रीवियस की तुलना में कितना बढ़ा है, 8.2% की वृद्धि देखी जाती है। पुरुष साक्षरता वर्तमान में कितनी है, 80.9 है, इसमें भी वृद्धि पिछले दशक की तुलना में कितना है, 5.6% की है। इसी प्रकार अगर बात करें महिला साक्षरता में कितने की वृद्धि हुई, कितना महिला साक्षरता है, तो 64.6% वर्तमान में महिला साक्षरता है, और इसमें वृद्धि कितना हुई है, 10.93%। अगर हम जनसंख्या घनत्व की बात करें वर्तमान में कितनी है, तो 382 है, जो पहले की तुलना में कितना बढ़ गई है, 57। यह मतलब यहाँ पर 382 व्यक्ति हैं कितने क्षेत्र में, 1 वर्ग किलोमीटर एरिया में। 1 वर्ग किलोमीटर एरिया में कितने व्यक्ति हैं वर्तमान में, 382 हैं, जबकि इससे पूर्व कितना थे, तो 382 में से 57 घटा, तो जितना आएगा उतना आपका आंसर होगा। फिर अगर आगे हम बात करें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो राज्य है ये कौन है, राजस्थान है, और सबसे छोटा कौन है, गोवा है, जबकि सबसे बड़ा केंद्र शासित कौन है, तो अंडमान निकोबार है, इसका एरिया सबसे ज़्यादा है, और सबसे छोटा केंद्र शासित कौन है, तो लक्षद्वीप है। इसी प्रकार जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो सबसे बड़ा कौन है, उत्तर प्रदेश है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या यहाँ पर है। सबसे छोटा जनसंख्या के दृष्टिकोण से कौन है, सिक्किम है, और जनसंख्या के आधार पर केंद्र शासित में सबसे बड़ा कौन है, दिल्ली है, और सबसे छोटा कौन है, तो लक्षद्वीप है। तो आप इन आंकड़ों को याद करिए, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। साथ में अगर हम बात करें कि जनसंख्या की दृष्टि से शीर्ष जो 5 राज्य हैं जहाँ पर जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में है, फिर महाराष्ट्र में, फिर बिहार में, पश्चिम बंगाल और इसी प्रकार अगर देखें जनसंख्या की दृष्टि से शीर्ष 5 जो केंद्र शासित राज्य कौन से, केंद्र शासित कौन कौन से हैं, सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पर है, दिल्ली में, फिर पांडुचेरी में, चंडीगढ़ में, अंडमान निकोबार में, दमन और दीव में। याद करना है और भूलना नहीं है। इसी प्रकार अगर हम देखें कि लिंगानुपात के आधार पर सर्वाधिक लिंगानुपात, तो सब लोग जानते हैं केरल का है। 1000 महिला पे कितने पुरुष हैं, मतलब 1000 पुरुष पे महिलाएं कितनी हैं, 1084, अर्थात यहाँ पर महिला ज़्यादा है, पुरुष कम है। और सबसे कम लिंगानुपात किस राज्य का है, तो हरियाणा का है। और केंद्र शासित में सर्वाधिक लिंगानुपात किस राज्य का है, तो पांडिचेरी का है। और सबसे कम कहाँ का है, तो दमन और दीव का है। अगर हम यहाँ पर देखें जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है, नॉर्मल में बिहार का है, और सबसे कम किसका है, तो अरुणाचल प्रदेश। 17 व्यक्ति 1 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में रहते हैं। और अगर दिल्ली मतलब केंद्र शासित के आधार पर हम देखें तो केंद्र शासित में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किसका है, दिल्ली का 11,320 है, और सबसे कम किसका है, तो अंडमान निकोबार का है। इसी प्रकार अगर बात करें साक्षरता की दृष्टि से सर्वाधिक साक्षरता किस राज्य का है, तो केरल का है, और सबसे कम किसका है, तो बिहार का है। और केंद्र शासित में सर्वाधिक किसका है, तो यहाँ पर लक्षद्वीप का है, और सबसे कम किसका है, दादरा और नागर हवेली का है। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें देश में न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाले जो यहाँ पर जिले हैं, न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाले, ध्यान रखिएगा, तो नागालैंड में न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि हुई है, और यहाँ पर उसी का एक जिला है जिसका नाम है लांगलेंग। यहाँ की जो जनसंख्या वृद्धि है यह -58.39%। और उसके पश्चात कौन मिलता है, तो किफरे, ये भी नागालैंड का। यहाँ की जनसंख्या जो वृद्धि है यह माइनस में है। लेकिन अगर सर्वाधिक हम जनसंख्या वृद्धि दर वाले हम जिलों की बात करें, इसमें आता है महाराष्ट्र का थाणा है, यहाँ की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। इस जनसंख्या की बात कर रहा है कि सर्वाधिक जनसंख्या किस जिले की है, तो सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ की है, थाने की है। अगर हम बात करें तो दूसरे नंबर पर कौन आता है, तो दूसरे नंबर पर आता है पश्चिम बंगाल का 24 परगना है। अगर न्यूनतम जनसंख्या वाले 2 जिलों की हम बात करें जहाँ की जनसंख्या सबसे कम है, एक है दिबांग घाटी अरुणाचल प्रदेश की, जहाँ की जनसंख्या मात्र 7,948 है। और उसके पश्चात अगर देखें तो अरुणाचल प्रदेश का ही दूसरा जिला है जिसका नाम है अंजाव, और यहाँ की टोटल पॉपुलेशन है 21,089। अगर हम बात करें जीवन प्रत्याशा पूरे भारत की कितनी है, तो 69.4 वर्ष है, अर्थात एक व्यक्ति इतना वर्ष तक जीवित रहता है। लेकिन पुरुष वर्ग की जो जीवन प्रत्याशा है यह कम है, 68.2 है, और महिला की जीवन प्रत्याशा कितनी है, 70.7 वर्ष है। यहाँ पर अगर देखें एक टर्म है जो बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है और काफ़ी बच्चे यहाँ पर कन्फ्यूजन में रहते हैं। जनसंख्या की जो प्राकृतिक समृद्धि दर है
यह कैसे कैलकुलेट की जाती है, यहाँ पर इसके विषय में एक छोटा सा फार्मूला है जो हमको ध्यान में रखना है। जनसंख्या की जो वृद्धि दर होती है, यहाँ पर पहले तो हमको देखना है कि एक वर्ष में अशोधित जन्म दर तथा अशोधित मृत्यु दर का अंतर। ध्यान रखिएगा, अशोधित जन्म दर और अशोधित मृत्यु दर का जो डिफरेंस होता है, इसको कहते हैं प्राकृतिक समृद्धि। ठीक है, क्या कहते हैं? प्राकृतिक समृद्धि दर। अशोधित जन्म दर में से अशोधित मृत्यु दर घटा दो, जो बचेगा उसी को कहते हैं प्राकृतिक समृद्धि दर। लेकिन अगर जनसंख्या वृद्धि दर की हम बात करें तो यहाँ पर संशोधित जन्म दर की बात होती है। संशोधित जन्म दर में से संशोधित मृत्यु दर को घटा दिया जाए तो यह जो हमको आंकड़ा प्राप्त होता है, इसको कहते हैं जनसंख्या वृद्धि दर। प्राकृतिक समृद्धि दर और साधारण जनसंख्या वृद्धि दर के डिफरेंस को याद रखना है। यहाँ पर अगर अशोधित एवं संशोधित जन्म दर की बात करें तो इसका क्या तात्पर्य होता है, ये भी हमको ध्यान रखना है। कह रहा है कि एक वर्ष विशेष में जन्मे पंजीकृत कुल बच्चों की संख्या। ध्यान रखिएगा, पंजीकृत अर्थात जो रजिस्टर्ड बच्चे जन्म लेते हैं किसी कह सकते हैं संस्थान के माध्यम से, संस्थान हम कहें या किसी जैसे कोई चिकित्सालय हो गया, कोई ऐसा हॉस्पिटल हो गया जिसके थ्रू उसका कोई न कोई पंजीकरण होता है, तथा उस वर्ष की कुल जनसंख्या के बीच के अनुपात को। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जन्मे पंजीकृत बच्चों की संख्या तथा उस वर्ष का जो कुल जनसंख्या है, इसके बीच के अनुपात को हम क्या कहते हैं? अशोधित जन्म दर कहते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना है, इसमें ऐसे बच्चे भी हैं, अर्थात ऐसे जन्मे बच्चे जो पंजीकृत नहीं हैं, वे अशोधित जन्म दर में नहीं आते हैं। क्योंकि अब ऐसा तो है नहीं जितने बच्चे राष्ट्र में जन्म लेते हैं सबका रजिस्ट्रेशन ही होता है। बहुत सी स्लम बस्तियां होती हैं, बहुत से हमारे ऐसे समाज के जो वंचित दलित तबका है, उनका किसी प्रकार का कोई चिकित्सा सुविधाएं नहीं होने के कारण उनके बच्चे रजिस्टर्ड नहीं हो पाते, इसलिए ऐसे बच्चों को अशोधित जन्म दर में शामिल नहीं किया गया है। तो अगर इन्हीं अपंजीकृत बच्चों को, ध्यान रखिएगा, ये जो अपंजीकृत बच्चे हैं, बच्चों को जन्म दर में सम्मिलित कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए? सम्मिलित कर दिया जाए, तो इसके परिणाम स्वरूप जो संशोधन होता है उसमें 5% का हम क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं। अर्थात अशोधित जन्म दर में ये जो अशोधित वाले हैं, मतलब जो पंजीकृत बच्चे हैं, इस पंजीकृत बच्चे में 5% हम ऐड कर दें तो इसका तात्पर्य ये निकलेगा कि जो बच्चे अपंजीकृत नहीं थे वे भी अब इसमें रजिस्टर हो गए। इस प्रकार से जब इसमें हम कुछ संशोधन कर देते हैं तो इसे हम कहते हैं क्या? संशोधित जन्म दर। तो संशोधित जन्म दर और असंशोधित जन्म दर का डिफरेंस जो है ये आपको याद रखना है। संशोधित जन्म दर जो है असंशोधित की तुलना में ज़्यादा होता है, और सेम यह मृत्यु दर के ऊपर भी लागू होता है कि जो अशोधित मृत्यु दर होती है इसकी तुलना में संशोधित मृत्यु दर में 5% हम ऐड कर देते हैं। कितना ऐड कर देते हैं? 5% हम ऐड कर देते हैं। फिर अगर आगे हम देखें कि देश का जो वर्तमान प्राकृतिक समृद्धि दर है ये है 13.8, अर्थात जो जन्म दर है यह 20 है और मृत्यु दर कितना है? 6.2 है। तो जन्म दर में से मृत्यु दर को घटा देते हैं तो मिलता है प्राकृतिक समृद्धि दर, लेकिन यह असंशोधित है, संशोधित नहीं, असंशोधित है। और शीर्ष प्राकृतिक समृद्धि दर वाले जो 4 राज्य हैं इसमें कौन आता है? बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश। इसी प्रकार न्यूनतम प्राकृतिक समृद्धि दर वाले जो 4 राज्य हैं यहाँ पर, उसमें गोवा है। गोवा से ज़्यादा प्राकृतिक समृद्धि कहाँ पर है? केरल में है। उसके पश्चात त्रिपुरा में है और उसके पश्चात कहाँ पर है? पंजाब में है। इसी प्रकार अगर देखें हम तो संघीय क्षेत्रों में जो शीर्ष और न्यूनतम प्राकृतिक समृद्धि दर वाले जो यहाँ पर राज्य हैं, तो सर्वाधिक कौन किसका है? तो दादरा और नागर हवेली का। यहाँ की प्राकृतिक समृद्धि दर सबसे अधिक है केंद्र शासित में। ध्यान रखिएगा, नॉर्मल में तो आपको बिहार मिल रहा है। कौन मिल रहा है? बिहार मिल रहा है। और अगर न्यूनतम की हम बात करें तो कौन मिलता है? पुदुचेरी मिलता है। और यहाँ पर न्यूनतम किसका है? तो गोवा है। गोवा का 6.4 है और पुदुचेरी का कितना है? 6.8। ये डिफरेंस आपको ध्यान रखना है। और यही अगर हम बात करें कि राष्ट्रीय स्तर पर जो जन्म दर है ये कितना हमारी है? 20, क्योंकि आप यहाँ पर पहले ही देख चुके हैं जो जन्म दर कितनी है? ये हमारी 20, और मृत्यु दर कितना है? 6.2। तो यहाँ पर वही बात कर रहा है कि राष्ट्रीय स्तर पर जो जन्म दर है ये कितनी है? वर्तमान में 20 है। शीर्ष जन्म दर वाले 4 जो राज्य हैं, शीर्ष जन्म दर वाले, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर सर्वाधिक जन्म दर कहाँ की है? बिहार की।
फिर कहाँ की है, उत्तर प्रदेश की है, फिर कहाँ की है, मध्य प्रदेश की, और उसके पश्चात कहाँ की है, राजस्थान की। लेकिन अगर न्यूनतम जन्म दर वाले 4 राज्यों की हम बात करें जहाँ का न्यूनतम जन्म दर है, तो गोवा होगा, नागालैंड होगा, त्रिपुरा होगा, और अगर यहाँ पर हम देखें जनसंख्या संबंधी कुछ शब्दावली है जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, और यहाँ पे प्रश्न हमारे बहुत ज़्यादा एक प्रकार से डिफ़िकल्ट होते हैं क्योंकि हम लोग सिद्धांत पढ़ते नहीं। ज़्यादातर बच्चे बस आंकड़ा याद करने का प्रयास करते हैं, लेकिन अगर उनको इस प्रकार का कोई कह सकते हैं कॉन्सेप्चुअल प्रश्न दे दिया जाता है तो वहाँ पर उनकी गलत प्रश्न होने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। यहाँ पर अगर बात करें संतानोत्पादक एवं प्रजननशील का क्या तात्पर्य है, ये आपको समझना है। इसका तात्पर्य होता है कि किसी स्त्री में, ध्यान रखिएगा, किसी स्त्री में बच्चों को जन्म देने की जो शक्ति है, चाहे उसने बच्चे को जन्म दिया हो या ना दिया हो। जबकि प्रजननशीलता का अभिप्राय किसी स्त्री या उसके समूह के द्वारा किसी निश्चित समयावधि में कुल सजीव जन्मे बच्चों की वास्तविक संख्या। ये बात हमको ध्यान रखना है। संतान उत्पादकता का तात्पर्य है कि चाहे उसने बच्चा जन्म दिया हो चाहे ना दिया हो, बस उसका यहाँ पर कैलकुलेशन किया जाता है। यहाँ पर अगर हम बात करें आश्रितता अनुपात का, जो डिपेंडेंसी रेशियो होता है, इसका कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। डिपेंडेंसी रेशियो बराबर होता है जो हमारे यहाँ पर डी का तात्पर्य यहाँ पर होता है आश्रित जनसंख्या, जो डिपेंडेंट लोग हैं, और डब्ल्यू का मतलब होता है जो वर्किंग पॉपुलेशन। कौन पॉपुलेशन है, वर्किंग पॉपुलेशन है, कार्यकुशल जनसंख्या। और के का तात्पर्य यहाँ पर 1000 से गुणा किया जाता है। तो यहाँ पर आश्रित के अंतर्गत 2 समूह आता है, एक 0 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चे आते हैं क्योंकि ये भी किसी प्रकार का उत्पादन का कार्य नहीं करते हैं, और एक जो 60 साल से ऊपर के व्यक्ति हो जाते हैं, ये भी किसी प्रकार का उत्पादन नहीं करते हैं। ये दोनों वर्ग क्या होते हैं, ये दोनों वर्ग होते हैं आश्रित समुदाय। आश्रित समुदाय ऊपर हो जाएगा और यहाँ पर वर्किंग समुदाय नीचे हो जाएगा। वर्किंग समुदाय का तात्पर्य जिनकी एज 15 से 59 वर्ष है, इनको नीचे कर दिया जाता है और गुणे 1000 कर दिया जाता है। जो हमको रेशियो मिलता है उसी को कहते हैं आश्रितता अनुपात। इसी प्रकार अगर साक्षरता अनुपात की हम बात करें तो साक्षर व्यक्तियों की संख्या को ऊपर कर दिया जाता है, और यहाँ पर 7 साल से अधिक आयु वर्ग की जो जनसंख्या है इसको नीचे, 7 साल से अधिक आयु वर्ग के लोगों को नीचे कर दिया जाता है और इसमें 1000 का गुणा कर, ये होता है साक्षरता अनुपात। जो प्रजनन काल है भारत में महिलाओं का, ये 15 से 49 वर्ष की होता है, अर्थात इसके दौरान महिलाएं प्रजनन के योग्य होती हैं। अगर हम बात करें सामान्य जो जन्म दर होती है, सामान्य जन्म दर का तात्पर्य होता है किसी क्षेत्र विशेष में सजीव जन्मे बच्चों की संख्या में प्रजनन योग्य महिलाओं की कुल संख्या से भाग देने पर प्राप्त जो भागफल होता है, इसमें 1000 का गुणा 100 का गुणा किया जाता है तो प्राप्त होता है सामान्य जन्म दर। अर्थात अगर इसको हम कैलकुलेट करें तो यहाँ पर हमको जो आकलन मिलता है वो थोड़ा ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर लिखा है किसी क्षेत्र विशेष में सजीव जन्मे बच्चों की संख्या, जो टोटल बच्चे जन्म लिए हैं उनकी संख्या को ऊपर लिखते हैं, उसमें भाग देते हैं किससे, प्रजनन योग्य महिलाओं की संख्या से, अर्थात जिन महिलाओं की एज 15 से 49 वर्ष की है इनको नीचे किया जाता है और इसमें 100 का गुणा किया जाता है, और इस प्रकार जो आंकड़ा हमको प्राप्त होता है उसको हम कहते हैं सामान्य जन्म दर। यहाँ पर स्त्रियों में सबसे अधिक जो प्रजननशीलता की आयु होती है, जहाँ पर इनकी प्रजननशीलता अधिक होती है, वह एज होता है 20 से लेकर के 24 वर्ष। अगर हम बात करें कुल प्रजनन जो दर है, टोटल फर्टिलिटी रेट, यह बच्चों की वह संख्या है जो औसतन किसी स्त्री के संपूर्ण प्रजनन काल में उत्पन्न होते हैं। और भारतवर्ष में वर्ष 2010 में जो कुल प्रजनन दर थी वह कितनी थी, 2.5 थी, और वर्तमान में जो 2018 का आंकड़ा हमारे पास नवीनतम है, इसके अनुसार जो प्रजनन दर है ये कितना है, 2.2 है। लेकिन ध्यान रखना है कि अगर हमारी जो एक पीढ़ी है, एक पीढ़ी को दूसरी पीढ़ी से अगर हमको टोटल यहाँ पर अगर प्रतिस्थापन करना हो तो हमारी जो प्रजननशीलता है कितनी होनी चाहिए, न्यूनतम 2.1। अगर 2.1 से कम हो गया टोटल फर्टिलिटी रेट, इसका तात्पर्य है आगे की जो हमारी पॉपुलेशन है वो घटने लगेगी। अगर 2.1 है तो इसका तात्पर्य है हमारी पॉपुलेशन अब स्टेबल रहेगी, स्थिर रहेगी, उसमें ना तो गिरावट होगी ना तो वृद्धि होगी। इसी प्रकार अगर हम बात करें कि सगल
सकल जो पुनरुत्पादन दर होती है अर्थात ग्रास रिप्रोडक्शन रेट, इसका क्या तात्पर्य है? सकल जो पुनरुत्पादन दर होती है यह प्रजनन योग्य आयु की स्त्रियों की मात्र बालिका, ध्यान रखिएगा यहाँ पर बात करना है क्या, मात्र बालिका जन्म पर आधारित। जबकि ऊपर में क्या है, यहाँ पर कुल बच्चे जो जन्म लिए हैं उनकी बात होती है, लेकिन यहाँ पर मात्र बालिका की बात हो रही है। आधारित आयु विशिष्ट प्रजनन दरों का योग होता है और यहाँ पर कुल जो प्रजनन दर होती है तथा सकल पुनरुत्पादन दर में कुल जन्मित शिशुओं के स्थान पर केवल किसको रखा जाएगा, केवल बालिकाओं पर। क्या था, टोटल थे, चाहे वह मेल हो चाहे फीमेल, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, केवल फीमेल की बात होगी। जब केवल फीमेल की बात होगी तो यहाँ पर अब रेशियो हमारा थोड़ा बदल जाएगा। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हमको लिखना पड़ता है जिसका तात्पर्य यहाँ पर है ग्रास रिप्रोडक्शन, देखिए की बात हो रही है ग्रास रिप्रोडक्शन रेशियो अर्थात सकल पुनरुत्पादन दर। तो यहाँ पर इसका कैलकुलेशन होता है टोटल फर्टिलिटी रेट इनटू सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो का तात्पर्य यहाँ पर जो महिला का रेशियो है पुरुष की तुलना में, इस आधार पर इसका कैलकुलेशन होता है। अगर यह ग्रास रिप्रोडक्शन रेशियो का वैल्यू अगर 1 आता है तो भविष्य में भी जनसंख्या स्थिर रहेगी, और यदि ग्रास रिप्रोडक्शन रेशियो का वैल्यू 1 से कम हो जाता है, ध्यान रखिएगा 1 से कम हो जाता है तो भविष्य में जनसंख्या में गिरावट आएगी, कम होगी। और यदि यह ग्रास रिप्रोडक्शन रेशियो का वैल्यू 1 से अधिक हो जाए तो भविष्य में जनसंख्या में वृद्धि होगी। यह जो डिफरेंस है, इस डिफरेंस को हम साथ में अगर हम बात करें शुद्ध पुनरुत्पादन जो दर होती है अर्थात नेट रिप्रोडक्शन रेट, इसका तात्पर्य है कि जिस दर से सभी जनसंख्या अपने आप को प्रतिस्थापित करती है अर्थात एक स्त्री एक कन्या को जन्म देती है, वह दर शुद्ध पुनरुत्पादन दर कहलाती है। ये डिफरेंस हमको ध्यान रखना है क्योंकि प्रश्न ये तथ्यात्मक तरीके से अब पूछे जाने की संभावना बढ़ रही है। पहले जो प्रश्न थे ये आंकड़ों पर आधारित थे, लेकिन वर्तमान ट्रेंड थोड़ा बदल रहा है क्योंकि प्रश्न में अब कॉन्सेप्ट पूछने का प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि ये जो जनगणना है ये 2011 की है और जनगणना काफ़ी पुरानी हो चुकी है, इसलिए आंकड़े लगभग सब लोग याद कर लिए हैं। इसलिए अब कॉन्सेप्ट पर थोड़ा ध्यान देना है कि जहाँ से प्रश्न बनाए जाते हैं। इसी प्रकार अगर बात करें कि जो शिशु मृत्यु दर होती है, यहाँ पर किसी निश्चित वर्ष में 5 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों की मृत्यु संख्या और उसी वर्ष में सजीव जन्मे बच्चों की संख्या का अनुपात क्या कहलाता है, शिशु मृत्यु दर कहलाता है। लेकिन ध्यान रखना है किसी निश्चित वर्ष में 5 वर्ष से, ठीक है ना, 5 वर्ष से कम आयु वाले की बात हो रही है। साथ में अगर हम बात करें नवजात शिशु मृत्यु दर, तो नवजात का तात्पर्य होता है वह प्रति 1000 सजीव जन्मे शिशु के अनुपात में 1 माह से, ध्यान रखिएगा कितने माह से कम, 1 माह से कम आयु वाले बच्चों की मृत्यु संख्या का अनुपात। तो यहाँ तक की चर्चाएं आज की क्लास में हम किए हैं। शेष चर्चाएं अभी जनसंख्या और नगरीकरण पर बाकी है और इसी प्रकार करीब हम समझ रहे हैं 4 या 5 वीडियो में हम कंप्लीट जो जनसंख्या नगरीकरण है इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। तो हम लोग अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।